हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया को समझ लेंगे तब हम पुनः इस अभिक्रिया को किस तरीके से समीकरण के रूप में लिखा जाता है इसे भी हम लोग लिखना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसे समझने से पहले हम लोग अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ना। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है ना। क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गर्मी के दिनों में यदि दूध को कमरे के तापमान पर यदि उसे बाहर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि यह जो दूध है यह दूध फट जाता है और यह दूध फटकर दही में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं यदि आपसे यहाँ पर पूछूं कि आप दही को पुनः दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर दूध से दही में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर एक तरीके की क्या हुई? परिवर्तन हुई। परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है वह पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। और भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? भौतिक अवस्था मुख्यतः तीन रूपों में होती है। एक होती है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तो इनमें क्या होता है? इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें क्या होता है कि एक बार यदि परिवर्तन पदार्थ में यदि एक बार परिवर्तन आ गया तो पुनः उसे हम उस अवस्था में नहीं ला सकते। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय नहीं होती है। उत्क्रमणीय नहीं होती है। यह जो अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल नहीं होती है। इसे हम पुनः उस अवस्था में, पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर मैं यदि आपसे पूछूं कि दूध, जिस तरीके से दूध फटकर दही में परिवर्तित हो गया, तो क्या यह पुनः दही से दूध में परिवर्तन हो सकता है? तो शायद आपका भी यह सिंपल क्वेश्चन है, आपका भी जवाब होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक संगठन, है ना, पदार्थ के आंतरिक रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो कि पहले वाले पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए उसे पुनः उस अवस्था में, पहली वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। यानी कि जो दूध का जो फटना है यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जब भी आपको यह बात याद रख लेना है कि जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके की क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। तो दूध का फटना क्या है? दूध का फटना एक तरीके की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसे हम पुनः फिर से
उस अवस्था में, पहले वाली अवस्था में यानी कि दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वह रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूध के संगठन में बदलाव आ गया और एक नए पदार्थ दही का निर्माण हुआ। आइए हम लोग दूसरे उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा है वह है लोहे की वस्तु। कौन सी वस्तु? लोहे की वस्तु आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। हाँ जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोहे की वस्तु होती है वह खासकर बरसात के दिनों में यदि उसे हम लोग आर्द्र वायुमंडल में यदि या फिर बरसात के दिनों में बाहर छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु होती है उस पर एक अलग से परत लगना चालू हो जाती है, जिस परत को हम लोग क्या कहते हैं? लोहे पर क्या लगती है? लोहे की वस्तु पर एक अलग से परत लगना चालू हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग जंग का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो वह लोहे पर जो जंग लगी हुई वस्तु है, क्या आप उन्हें पुनः पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा कि उसे हम पुनः उस अवस्था में, पहले जिस तरीके की थी उसे हम उस तरीके के उस अवस्था में नहीं ला सकते। इसके हम संरक्षण के लिए उस पर क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, उस पर एक रंगों की पुताई करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोहे की वस्तु पर का संक्षारण नहीं होता है। लेकिन यदि उसमें एक बार परिवर्तन आ गया, लोहे की वस्तु पर यदि जंग लग गई, तो पुनः हम उस अवस्था में, पहले वाली अवस्था में उसे नहीं ला सकते। इसलिए यह भी जो अभिक्रिया है, लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर जो लोहे की वस्तु पर जो जंग लगना है, वह भी कौन सी अभिक्रिया है? कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम लोग समझते हैं कि गर्मी के दिनों में कमरे के ताप पर दूध को यदि बाहर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? ये दूध है ना। यह क्या है कि गर्मी के दिनों में जो कमरे का जो तापमान होता है, यदि हम इसको क्या करते हैं? औंठते नहीं हैं, यानी कि इसको तापमान नहीं देते हैं, गर्म नहीं करते हैं, तो यह दूध क्या होता है? दूध फटकर दही में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं कि यह किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है ना। हम लोग या में पदार्थ जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं, और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है? दूध है, और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर क्या है कि दूध जो है फटकर दही में परिवर्तित हो गया। दही को पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय नहीं होती है, रिवर्सिबल नहीं होता है ना। तो आर्द्र वायुमंडल में यदि खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। आप ये देख सकते हैं कि जो यह क्या है? एक लोहे का सिक्कर है ना। इसको यह क्या होता है, जब इसे हम लोग बारिश के दिनों में खासकर इसे बाहर छोड़ देते हैं तो इस पर क्या होती है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर से क्या है कि एक परत, इस पर क्या है? इस लोहे की वस्तु पर एक अलग से परत चढ़ गई है, जिसे हम लोग जंग का नाम देते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है? हम लोग जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल नहीं होती है, यानी कि हम यह जो वस्तु है, जो जंग लगी हुई वस्तु, इसे हम पुनः इस तरीके के, यानी कि लोहे की जो ये सिक्कर है, इस अवस्था में पुनः हम इसे नहीं ला सकते। यहाँ पर बनने वाला जो पदार्थ होता है वह हमेशा क्या होता है? एक नया पदार्थ होता है, इनमें एक अलग से गुण आ जाती है, यह पहले वाले पदार्थ के जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि
गर्मी के दिनों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देने पर वह दूध से दही में बदल जाता है और उसे हम लोग पुनः दही से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने यह भी समझा कि लोहे की वस्तु जब आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है और यह जो है पुनः इस अवस्था में नहीं इसे लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा इन सभी परिस्थितियों में, इन दोनों परिस्थितियों में क्या है कि जो पदार्थ है वह पदार्थ की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पहले वाले पदार्थ के गुणों से बिल्कुल बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसका जो गुण होता है वह बिल्कुल बदल जाता है। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो आप लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं क्रियाकलाप 1.1 की वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके की होती है। तो आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे हमें क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या लेना है, मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीशियम है ना। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे हमें एक मैग्नीशियम लेना है। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में मिलता है। उसे हमें क्या करना है, चिमटे की मदद से, है ना, चिमटे की मदद से हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से, इसकी मदद से हमें इसे क्या करना है, इसका दहन करना। ये क्या है, बर्नर है ना, ये क्या है, बर्नर है। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम का दहन करना है। दहन करने के बाद जो इसका राख है ना, इस मैग्नीशियम का जो राख रहेगा, इस राख को हमें इस वॉच ग्लास में, ये क्या है, चाइना डिश या फिर वॉच ग्लास है, क्या है, वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हमें क्या करना है, दहन करने के पश्चात जो हमें इसका राख प्राप्त होगा, हमें इसमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस तरीके से होता है। क्रियाकलाप 1.1 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। आप देख सकते हैं चिमटे में क्या है, चिमटे से यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है। और इसके बाद हमें यह जो दिख रहा है, यह क्या है, बर्नर है। इस बर्नर की सहायता से हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम का दहन करना है। दहन करते समय इससे हमें थोड़ी दूरी बनाए रखना है ना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, यह श्वेत लोह के साथ, है ना, यह श्वेत लोह के साथ प्रज्वलित होती है। इसका दहन होता है और दहन होने के बाद यह श्वेत पाउडर के रूप में, अवक्षेप के रूप में नीचे गिरता है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस तरीके से होता है ना। यह श्वेत लोह के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमने देखा क्रियाकलाप 1.1 को कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस तरीके से होता है। वहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का हम लोग जब वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित या वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह मैग्नीशियम से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। हम उसका दहन इसलिए करते हैं ताकि यह जो अभिक्रिया है इसकी गति, है ना, इसकी गति थोड़ी बढ़ जाए और अभिक्रिया अच्छी तरीके से हो पाए, है ना। तो इस तरीके से हम निर्माण करता है।
तो इस तरीके से हमने देखा क्रियाकलाप 1.1 को कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस तरीके से होता है। वहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का हम लोग जब वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित या वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह मैग्नीशियम से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। हम उसका दहन इसलिए करते हैं ताकि यह जो अभिक्रिया है इसकी गति है ना, इसकी गति थोड़ी बढ़ जाए और अभिक्रिया अच्छी तरीके से हो पाए, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मैग्नीशियम पहले था और अभिक्रिया होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। और हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करती है तो नए गुण वाले या भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने क्रियाकलाप 1.1 को देखा और समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में किस तरीके से होती है। आइए हम लोग क्रियाकलाप 1.2 को समझने की कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, इसमें एक प्रकनली में हमें यह जो पहला प्रकनली है इसमें हमें क्या करना है कि हमें लेड नाइट्रेट जो शीशा होता है लेड नाइट्रेट का घोल ले लेना है ना। किसका घोल लेना है, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है। जो दूसरा प्रकनली है इसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेना है। और यदि हम इसकी बात करें तो जो पोटेशियम आयोडाइड का जो रंग होता है वह क्या होता है, यह इनका कोई भी रंग नहीं होता है, यानी कि जिस तरीके का वाटर यानी पानी होता है वैसा ही क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि यह रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। इसी तरीके से यदि हम लेड नाइट्रेट की बात करें तो यह भी क्या होता है, यह भी रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। लेकिन हम क्या करें, लेकिन हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में यदि मिला देते हैं तो हम देखेंगे कि जो इस विलयन का है ना, यह जो विलयन बनेगा इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनेगा उस विलयन का जो रंग होगा, इन दोनों को मिलाने से आपस में मिलाने से जो विलयन का निर्माण होगा उनका जो रंग होगा वह कैसा होगा, वह पीला हो जाएगा, है ना। क्या होगा, जो रासायनिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसका जो रंग होगा वह कैसा हो जाएगा, वह पीला हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं रंग में यहाँ पर परिवर्तन आ गया। तो इस तरीके से हमने समझा क्रियाकलाप 1.2 को कि तो आइए हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप 1.2 को। एक इस बीकर में क्या है, आप देख सकते हैं इस बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का घोल है जिसका रंग क्या है, पानी की तरह था पहले, यानी कि इसका जो रंग है वह रंगहीन था। और दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट का घोल है, इसका भी जो रंग था वह कैसा था, यानी कि रंगहीन था, इसका रंग नहीं था। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया है ना, आप देख सकते हैं इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो इस विलयन का जो रंग है वह कैसा हो गया, इस विलयन का जो रंग है वह पीला हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रंग में परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है रंग। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्रियाकलाप 1.1 को। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या करना है, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है। ये क्या है, एक शंक्वाकार फ्लास्क है। और इस शंक्वाकार फ्लास्क में दानेदार जो जस्ता होता है, जो जिंक होता है, उसके कुछ क्रिस्टल को हमें इसमें डाल देना है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जस्ते का क्रिस्टल है। और हमें क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, इस कोनिकल फ्लास्क में हमें क्या करना है कि इसमें
डाल देना है। उसके बाद हमें इसे कॉर्क की सहायता से या मदद से हमें इसे क्या करना है, बंद कर देना है। तो आप पाएंगे या आप देखेंगे तेजी से बुदबुदाहट से एक गैस का निर्माण होता है, और वह जो गैस होता है वह होता है हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक कांच की नली लगाई है। इसके सामने हमें क्या करना है, माचिस को लाना है। यदि माचिस वह क्या है, माचिस जो है वह फट की आवाज़ से यदि वह बुझ जाएगी, इसकी आवाज़ आएगी, तो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो गैस जो निकला है, निष्कासित हुआ है या उत्सर्जन हुआ है, वह कौन सी गैस है, वह हाइड्रोजन गैस है। और आप पाएंगे यदि इस फ्लास्क को यदि इसे आप स्पर्श करके देखेंगे तो यह जो फ्लास्क है इसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का निकास होता है ना, उत्सर्जन होता है, और यहाँ पर तापमान में भी बदलाव आ जाता है, तापमान में यहाँ पर वृद्धि होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर प्रखनली है, और इस प्रखनली में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन यानी कि निकास हो रहा है। हम इसके सामने जलती हुई माचिस या से आवाज़ के साथ वह बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आग को बुझा रही है ना, आपको दिख रहा होगा। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो गैस निकली है वह कौन सी गैस है, वह हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जिंक की कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जिंक का क्रिस्टल है। इसमें हमने क्या किया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बुदबुदाहट से गैस का निकास हो रहा है, और वह कौन सा गैस है, वह हाइड्रोजन गैस है ना। और इस बीकर को यदि आप छूकर यदि स्पर्श करके देखेंगे तो इसका जो तापमान है वह भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लोगों ने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। हम लोग ने क्रियाकलाप को करके देखा और समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन किन तरीके से होती है। हम लोग यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रक्षेपण हमने किन किन रूपों में किया। पहला जो था वह अवस्था में परिवर्तन, जो कि मैग्नीशियम रिबन वाला हमने उदाहरण देखा था कि मैग्नीशियम रिबन का जो अवस्था था वह चेंज हो गया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होने के बाद वह उसकी जो अवस्था थी वह बदल गई थी। दूसरा है वह है रंग में परिवर्तन, है ना। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। हमने जो क्रियाकलाप 1.2 यानी कि इसका जो 1.1 क्रियाकलाप, इसको हमने 1.2 क्रियाकलाप में समझा जब हमने लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में उसको मिला दिया, तो उस विलयन का जो रंग है वह पीले रंग का हो गया। तो रंग में परिवर्तन के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। उनका हमने परीक्षण किया। तीसरा हमने क्रियाकलाप 1.3 को देखा, और उसमें हमने देखा कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा है, और तापमान में उसके तापमान में भी परिवर्तन, यानी कि उसका तापमान भी वहाँ पर बढ़ गया था। तो इस तरीके से हम इन 4 बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं। पहला जो है वह है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास या उत्सर्जन, चौथा तापमान में परिवर्तन। तो आइए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को लिखने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, है ना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करती है, आपस में अभिक्रिया करती है ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करती है तो भिन्न गुण वाले, है ना, हमने क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या समझा, या रासायनिक परिवर्तन में
कि जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो बनने वाला पदार्थ होता है वह भिन्न गुण वाला होता है, पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है। तो भिन्न गुण वाले पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।